बेटा हम लोग आज डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। इधर देखना बेटा, जो पीछे सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में देखो। जो बेटा हमारा क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी साइंस में ये चीज़ें कहाँ होती हैं, मतलब उस कौन सी ब्रांच है, फिर वो आई कहाँ से, फिर वो होते क्या है। बेटा अगर हम अपने बायोलॉजी की बात करें तो उस टीथ के स्टडी को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। जैसे बेटा अभी लिखाएंगे, लाइफ के स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, और केमिकल प्रोसेस के स्टडी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। अगर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसी तरह बेटा टीथ के स्टडी कहते हैं ओडोंटोलॉजी। लेकिन ध्यान देना, कभी भी हम दांत के डॉक्टर को ओडोंटोलॉजिस्ट नहीं कहते, हमेशा डेंटिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेंटरी जो होती है, हमारी अरेंजमेंट ऑफ टीथ और टीथ की फिजिकल चीज़ें, उनको करेक्ट करते हैं। इसके अंदर जाकर के इनकी केमिकल और बाकी चीज़ें करेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए बेटा उनको डेंटिस्ट कहते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट कभी नहीं कहते। इस बात को ध्यान देना। अब सवाल है कि टीथ आया कहाँ से। बेटा टीथ की ओरिजिन होती है एक्टोमीजोडर्मल। अब जो 10th पास बच्चा आता है वो कहता है सर ये क्या नया चीज़ है एक्टोमीजोडर्मल। बेटा आपको बता दें, हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसमें 3 लेयर होती है। एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म, अंदर एंडोडर्म। जब एम्ब्रियो डेवलप होकर फिटस बनता है, बेबी बनने लगता है, तो उस दौरान जो एक्टोडर्म से ऑर्गन्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टोडर्मल। जो बीच वाले लेयर से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मीजोडर्मल। जो अंदर वाले ऑर्गन से बनते हैं, अंदर वाले लेयर से ऑर्गन बनते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोडर्मल। लेकिन अब कहोगे इसमें एक्टोमीजोडर्मल है। बेटा होता क्या है कि दांत में हमारे आगे स्ट्रक्चर पढ़ोगे 2 लेयर होती है। एक लेयर एक्टोडर्म से बनता है, एक लेयर मीजोडर्म से बनता है, इसलिए कहा जाता है एक्टोमीजोडर्मल। कैसे होता है बेटा स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर में जाने के पहले मैं आपको बता दूं, दांत को अगर हम क्लासीफाई करें, अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते। ओरिजिन के बेस पे बेटा दांत अगर पूरी लाइफ में, हमारे एनिमल के लाइफ में एक बार उगे तो उसे हम कहते हैं मोनोफायोडोंट। क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। ये मोनोफायोडोंट। बेटा जो मोनोफायोडोंट होता है ये होता है टीथ अराइज 1 टाइम इन लाइफ। ठीक। अगर हम बात करें कि कहीं टीथ लाइफ में 2 बार उगते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाईफायोडोंट। क्या बोलते हैं? डाईफायोडोंट। मतलब जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के बच्चे में एक बार दांत आता है, उसके बाद दांत धीरे धीरे गिर जाता है, अब उसकी जगह पर नए दांत आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाईफायोडोंट। अगर कुछ ऐसे एनिमल्स मिले हमें जो कि हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, उनमें दांत कितनी बार भी टूटता जाए, नया बनता जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। दांत का कई बार उगना, दांत टूटता रहता है, उगता रहता है, टूटता रहता है, उगता रहता है, उसे कहते हैं पॉलीफायोडोंट। हो गया। एक तो हो गया बेटा ग्रो होने के बेसिस पर। ह्यूमन बीइंग बेटा मेनली डाईफायोडोंट होता है, लेकिन 12 दांत ऐसे हैं जो कि मोनोफायोडोंट होता है। ये अभी कंडीशन बताता हूँ। अब सवाल है कि दांत हमारा अटैच कैसा है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं बेटा, दांत जहाँ पर ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पर ये ऐसे अटैच रहता है, बस ऐसे चिपका सा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्रोडोंट। अब जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जबड़ा होता है, ऐसे आप जानते हो, इस जबड़े में यहाँ पर ऐसे छेद होता है, यहाँ पर जिसे एल्वियोलस कहते हैं, इसके अंदर जाके हमारा दांत ऐसे फंसा रहता है। जहाँ पे दांत हमारा जाके ऐसे होल में धंसा हो, सॉकेट में फंसा हो, उसे हम लोग कहते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। कवर्ड होता है, धंसा होता है, इसे कहते हैं थीकोडोंट। ये दूसरा तरीका हो गया क्लासिफिकेशन का। तीसरा तरीका है बेटा, अगर माउथ कैविटी के सारे दांत एक जैसे हों तो उसे हम कहते हैं होमोडोंट। क्या बोलते हैं? होमोडोंट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टाइप के दांत हो तो उसे कहेंगे हेटेरोडोंट। ह्यूमन हमारा डाईफायोडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट कंडीशन वाला होता है। डाईफायोडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट।
हमारे दांत 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ठीक। अब बेटा ये तो बेसिक वो हो गए जो कि आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं, ये 3 नाम मिल जाता है। ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं, दांत के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर जैसे यहाँ दांत बना हुआ है, अगर आप देखें ये प्रीमोलर और मोलर की बात करें, ये देखो इर्रेगुलर उभार है जिसकी सहायता से हम चबाते हैं, इन्हीं की सहायता से चबाते हैं ना बेटा, इन्हें कहते हैं कस्प। क्या बोलते हैं? कस्प। अगर ये कस्प इर्रेगुलर है तो इन्हें हम कहते हैं बूनोडोंट। क्या बोलते हैं? बूनोडोंट। लेकिन अगर ये इर्रेगुलर बजाय से सर्कुलर हो, इन्हें हम कहते हैं लोफोडोंट। ये ह्यूमन का केस है, ये हाथी का केस है, एलिफेंट का केस है। ठीक, मेनली यही है। इसके अलावा हमारे पास सीकोडोंट, क्लीरोडोंट, बहुत सारे डोंट हैं। लेकिन आप ये जो बोर्ड पे वो लिखे हैं जो कभी न कभी एग्ज़ाम में आते ही हैं, लेकिन मेनली ये और ये आते हैं। ठीक, तो टीथ हेडिंग बनाओ और यहाँ से लिखना शुरू करो। लिखवा रहा हूँ, लिखो। स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी हो गया। टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। इनकी जो ओरिजिन होती, उत्पत्ति होती, कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। हो गया, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। आगे लिखना। टीथ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हो गया। चलो आगे देखते हैं। पहला लिखना मोनोफायोडोंट। 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 इसमें लिखना टीथ अराइज वन टाइम इन लाइफ ऑफ एनिमल। लिखा रहा हूँ, वन टाइम इन लाइफ ऑफ एनिमल। मोनोफायोडोंट बेटा एग्जाम्पल लिखना, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के प्री मोलर और थर्ड मोलर क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं। और ये पीएमटी में कई बार आया है कि ह्यूमन के कितने दांत मोनोफायोडोंट होते हैं? आंसर होगा 12। क्यों? क्योंकि अभी आगे कराऊंगा बेटा, क्योंकि इधर हमारे 2 प्री मोलर, एक थर्ड मोलर, 3 इधर 6, 3 9, 3 12। ये 12 दांत होते हैं मोनोफायोडोंट, और 20 दांत जो में होते हैं वो क्या होते हैं? डाईफायोडोंट। इसीलिए मेनली हम डाईफायोडोंट कंसीडर किए जाते हैं। चलो अगला लिखना बेटा, डाईफायोडोंट। दूसरा नंबर डाईफायोडोंट। Teeth arise 2 times in life. 2 times in life. एनिमल के जीवन काल में 2 बार उगते हैं, 2 times in life. एग्जाम्पल लिखना, ह्यूमन। अब इसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इंसीजर, कैनाइन एंड फर्स्ट सेकंड मोलर, क्योंकि इन जनरल कंडीशन यही की जाती। स्पेशल 12 ये होते हैं, इनको स्पेशल नहीं बनाना है। ठीक, ध्यान देना, नहीं तो आप इनको स्पेशल बना लो तो आप सवाल करते समय गलत कर जाओगे। ठीक, क्योंकि सवाल पूछा जाता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन? हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाईफायोडोंट। तब अगर आप स्पेशल बना लोगे, इसको सोचोगे कि इसमें स्पेशल तो दिया नहीं है, सही है ना, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का, इसलिए इसमें स्पेशल कुछ नहीं लिखना है। ठीक, सिर्फ ह्यूमन। हो गया। चलो अगला लिखना, पॉलीफायोडोंट।
टीथ अराइज मोर देन 2 टाइम्स, या सेवरल टाइम लिख सकते हो, मेनी टाइम्स लिख सकते हो, इन लाइफ। एग्जाम्पल लिजार्ड, स्नेक। ओके, अब बेटा अगला लिखेंगे हम लोग होमोडोंट। ये लिखा हुआ है होमोडोंट। होमो मतलब एक जैसा, होमोडोंट लिखना। सिंगल टाइप ऑफ टीथ। अब इसी को अलग अलग लिखने वाले बुक लिख रहे हैं सिमिलर टाइप ऑफ टीथ। हाँ, तो बात हुई सिंगल टाइप ऑफ टीथ। पूरे माउथ कैविटी में एक ही तरह के टीथ पाए जाते हैं, उन्हें कहा था होमोडोंट। एग्जाम्पल लिखना फ्रॉग। फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम तो जानते होगे ना, राना टिग्रीना। सुना होगा बेटा? नहीं सुना? 10th में फ्रॉग था, 9th या 10th में फ्रॉग होता नहीं होता है? चलो कोई बात नहीं, नहीं होता है, आगे आएगा बता देंगे। फ्रॉग का नाम होता है राना, RANA, राना। जो इंडिया में पाया जाता है उसका पूरा नाम है राना टिग्रीना। बेटा ऐसे लिखा जाता है RANA, राना। राना जीनस है, टिग्रीना ये स्पीशीज। टिग्रीना का टी छोटा रहेगा। हो गया? इसको इसलिए बता दिया क्योंकि ये एग्जाम्पल में आएगा। ठीक? हाँ बेटा, साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है। बेटा देखो, कई जूलॉजिकल नेम मैं टॉपिक में लिखाता रहता हूँ, सिर्फ वही लिखाता हूँ जो नीट में आता है, नहीं तो बेटा इस तरह दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक, मैं वो वाले नहीं लिखाऊंगा। जैसे मैं आपको अब जो आप डेली यूज़ करते हो, मैं तरबूज का तो नहीं लिखा था, खरबूजे का नहीं लिखा था, एप्पल का नहीं लिखा था क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आते। लेकिन मैं स्वीट पोटैटो को लिखाता हूँ, पी का लिखाता हूँ, वीट का लिखाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें वो करना है एग्ज़ाम वाले ना, बेवजह करके करेंगे। देखो बेटा, मुझे अपना ज्ञान दिखाने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझ लो। ठीक है, मुझे वो पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होगा कि जो एग्ज़ाम में आता है। बाकी सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। ठीक, इसमें कुछ है नहीं। चलो हेड लिखो, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट लिख लिया बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हो गया? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, या लिख सकते हो मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ और मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ। एग्जाम्पल लिखना मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन, मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन। अब अगला लिखना बेटा एक्रोडोंट, ACRODONT। एक्रोडोंट। बेटा एक्रो की एक्चुअल मीनिंग जानोगे? वैसे तो आप रट्टा मारोगे, एक्रोडोंट मतलब ऐसे चिपका हुआ हो। एक्रो आगे भी आपके लाइफ में आएगा जब आप क्रोमोसोम पढ़ोगे। आपके पास एक वर्ड आएगा एक्रोसेंट्रिक। जब आप फिजियोलॉजी में अंत में जाओगे तो एक वर्ड और आएगा एक्रोमेगली, जो कि 10th के एंडोक्राइन में भी था, लाइफ प्रोसेस वाले में। एक्रो का मतलब होता है ये जो हेड होता है ना, बॉडी कुछ ऐसे डिवाइड हो जहाँ पर एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाए और एक लंबा स्ट्रक्चर, उसे तब बोलते हैं एक्रो। देखो इस क्रोमोसोम मैंने एक छोटा बना दिया, एक बड़ा बना दिया। वैसे आप लोगों को क्रोमोसोम ऐसे पढ़ाया जाता है, बराबर बराबर। ये एक्रो है, एक्रो कंडीशन। तो बेटा एक्रो का मतलब होता है कि जहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ये जाके अटैच होता है और बाकी पूरा इरेप्ट होता है, इसे कहते हैं एक्रो। और इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा नर रहता है, धंसा हुआ। ठीक हो? एक्रो का मतलब होता है हेड लाइक या स्मॉलर स्ट्रक्चर। तो एक्रोमेगली मैं बता दूं, मेगली मतलब होता है बड़ा। जैसे आप किसी के लीवर में सूजन आ जाए, हिपैटोमेगली। हार्ट बड़ा हो जाए, कार्डियोमेगली। उसी तरह हार्मोनल डिसबैलेंस है। 10th में आपने देखा होगा कि कभी कभी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ने से एडल्ट ह्यूमन का चेहरा लंबा हो जाता है, उसे कहते हैं एक्रोमेगली। एक्रो मतलब हेड लाइक, छोटा पोर्शन। ठीक, ध्यान देना। इसलिए एक्रोडोंट का मतलब होता है ऐसा दांत, ऐसा टीथ जिसका एक हेड लाइक पोर्शन अटैच्ड होता है, इसलिए इसका नाम एक्रोडोंट। लॉजिक ये है। बाकी पढ़ाने तो बुक वाले ऐसे पढ़ा देते हैं, हम टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं। बेटा केवल चिपका रहता है, आसानी से उखड़ जाता है, बच्चा भी समझ जाता है, खुश,
कंसेप्ट से क्या लेना देना। बेटा आजकल तो स्थिति ये चल रही है, इसको डिवाइड करना है, कितना आंसर आएगा 4। कैसे निकाला? टेबल पढ़ के। कुछ लोग तो ऐसे निकाल देते ना 4। आंसर तो सही है लेकिन कंसेप्ट गलत है, आगे ख़राब हो जाएगा मामला। हिमांशु को भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हो गया। बेटा 6 काट के 4 कर दिया, आंसर तो एक बार सही हो सकता है, आगे सही नहीं होगा। इसलिए बेटा कोशिश करना कि चीज़ें क्लियर रहें तो ठीक है, ठीक। कम पढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। चलो लिखो एक्रोडोंट, लिखना। टीथ अटैच्ड विद membranous structure in jaw of mouth cavity, JAW, jaw of mouth cavity। इसका भी एग्जाम्पल है बेटा फ्रॉग। membranous structure in mouth cavity, एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग। हो गया? अब लिखना बेटा थीकोडोंट, THECODONT, थीकोडोंट। बेटा वैसे पता है थीका मतलब होता है कवरिंग, समझ गए? थीका मतलब कवरिंग। अगर कोई चीज़ चारों तरफ से कवर हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? इसमें धंसी हुई है। तो कंसेप्ट यहाँ से निकाला गया। एक्चुअल में थीका मतलब कवरिंग होता है, ठीक। तो ये हमारा दांत होता है क्या है? जबड़े के एक बोनी सॉकेट में फंसा होता है, इसलिए इसका नाम है थीकोडोंट कंडीशन। और एग्ज़ाम में एक बार सवाल आया था, आपने एक वर्ड सुना है एल्वियोलस, कहाँ पाया जाता है? लंग्स में। आपने जितना पढ़ा बिल्कुल सही आंसर बताया, लंग्स में। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा था कि एल्वियोलस इज फाउंड इन, ऑप्शन लंग नहीं था, लंग एंड हार्ट, हार्ट एंड टीथ, लंग एंड टीथ, हार्ट, लंग एंड टीथ। आंसर होगा लंग एंड टीथ, क्योंकि लंग में एल्वियोलस होता है ऐसे, और दांत में एल्वियोलस ये होता है जिसके अंदर धंसा होता है। इस बोनी सॉकेट को एल्वियोलस कहते हैं। अभी मैंने कहा कि दांत के ऊपर जो उभार होता है इसे चबाते हैं, इसे कहते हैं कस्पिड, कस्प। यही सवाल दोबारा रिपीट हुआ, कस्पिड्स आर फाउंड इन, ऑप्शन वही थे, कस्पिड होगा टीथ एंड हार्ट। यहाँ भी कस्पिड हो गए, हार्ट में होता है बाई कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड, होता है ना। बेटा देखो सवाल आप हर चैप्टर में रट करके कभी पीएमटी में कर नहीं सकते। हमेशा आपको कंपैरेटिव जो वर्ड आया, जैसे इंटेस्टाइन में वर्ड आता है ILEUM, एक इलियम आता है बेटा ILIUM। मैं जहाँ भी सिमिलर वर्ड आता है एक साथ पढ़ा देता हूँ, ये इंटेस्टाइन है, ये बोन है। अब आपके दिमाग में फीड हो गया, ठीक है। वरना यहाँ ये वाला इलियम रट्टा मारते, आगे जाकर रट, आप कहते नहीं स्पेलिंग गलत है, आप करेक्ट कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। बेटा सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की वजह से हड्डी है, ये आंत है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बेटा एक क्लियर सी बात है, आप इंडिया के 3 टफ एग्ज़ाम हैं, IAS, नीट और IIT। इसके अलावा तो नौकरी वाले हैं ना, SSC, बैंक, PO, जुगाड़ो सिस्टम भी चल जाता है। इनमें क्या है बेटा, आपको चलो होता होगा जो होता होगा, पेपर और जुगाड़ू वो मैं नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ बच्चे को इसमें कंसेप्ट से एक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। ना पढ़ने वाला बच्चा 1, 2 साल 3 साल ट्राई करके हाथ खड़े कर देता, ना यार बहुत टफ है। या फिर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अब टफ वर्ड नहीं बोलता, वो क्या बोलता है कि किस्मत ख़राब थी, कोचिंग सही नहीं मिली, बुक सही नहीं मिली, पेरेंट ने साथ नहीं दिया। अपने ऊपर बच्चा ब्लेम ले ले तो काहे का बच्चा रहा वो तो उठा के दूसरे के ऊपर मारता है धड़ाम से। सही है ना? नहीं, ये बच्चे की साइकोलॉजी होती है, जब मैच्योर हो जाता है तो उसको खुद फील होता है कि हम गलत थे, ठीक। बच्चे तक तो सही रहता है। बेटा ध्यान देना, इसलिए यहाँ पर अगर नीट क्वालिफाई करना है तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल होकर पढ़ना पड़ेगा। बाकी बेटा रट के पढ़ने पढ़ाने का तो एक कंसेप्ट दुनिया में पढ़ा है, बायो रट लो। और रटने का रिवाज कब शुरू होता है? जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती हम रट लेते हैं।
आज के 20-30 साल पहले रहा होगा सिस्टम ऐसा, लोग समझा नहीं पाते तो रट लो, लेकिन बेटा आप समझो थोड़ा सा, ठीक। इसको लिख लिया हेट्रोडोंट, लिखो हेट्रोडोंट लिखो। टीथ, अच्छा हाँ थीकोडोंट, ये कहाँ इधर है, थीकोडोंट। थीकोडोंट, टीथ आर एम्बेडेड इन, एम्बेडेड मतलब धसे हुए, एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, SOCKET, बोनी सॉकेट, ब्रैकेट में एल्वियोलस, ALVEOLOUS, एल्वियोलस। इसका प्लूरल एल्वियोलाई होता है, ALVEOLI, एल्वियोलाई हो जाता है, ठीक। एल्वियोलस, केवल आप एल्वियोलस लिखो, लिख लिया, काट क्यों दिया, एल्वियोलस ऑफ जॉ, JAW, जो होता है हमारा जबड़ा, उसके अंदर जो बोनी सॉकेट उसे कहते हैं एल्वियोलस। हो गया। अब बेटा नीचे एग्जाम्पल पहले लिखो, मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन, मैमल्स ब्रैकेट में ह्यूमन। हो गया। अब एक बात और ध्यान देना, एक स्टार पॉइंट यहाँ लिखना है, स्टार बना के लिखना। टर्म एल्वियोलस इज associated with teeth and lung या lungs, teeth and lungs। हो गया। यह टर्म एक जगह और आता है, बट वो चीज़ +2 में है, मैं बता देता हूँ। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड बेटा जहाँ मिल्क बनता है, मिल्क बनाने वाली सेल जो बंच बनाती हैं उन्हें भी एल्वियोलस कहते हैं, बट वो सवाल में इस तरह पूछा नहीं गया कई बार, कभी भी। हाँ, वो हार्मोन में पूछा जाता है, नंबर और एल्वियोलाई बनाने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, अगर वरना कभी कोई पूछ ले, क्योंकि उसको एग्जाम से मतलब नहीं होता, आप 2 बताओगे टीथ एंड लंग, वो कहेंगे नहीं और कहाँ पाया जाता है, तो बता देना मैमरी ग्लैंड, ठीक, वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसको लिखना, बूनोडोंट, BUNODONT, बूनोडोंट, बूनोडोंट, BUNODONT, बूनोडोंट। लिख लिया। इसमें लिखना इर्रेगुलर कस्पिड, CUSPID, कस्पिड्स ऑन टीथ फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को ग्राइंड करने के लिए इर्रेगुलर जो उभार होते हैं उन्हें कस्पिड या कस्प कहते हैं बेटा। हो गया। एग्जाम्पल लिखना, ह्यूमन, अगला पॉइंट लिखना लास्ट, लोफोडोंट, LOPHO। वैसे बेटा लोफो का मतलब पता क्या होता है, बंच, गुच्छा। यहाँ पर जब हाथी का कभी आपने दांत देखा है, ये बाहर वाले आप देखे होंगे, अंदर वाले भी देखना, तो दांत के ऊपर यहाँ पर ऐसे सर्कुलर होते हैं, ऐसे तो गुच्छे में होते, कई होते हैं ना, ये लोफो। वैसे आप आगे बैक्टीरिया में पढ़ोगे, लोफोट्राइकस, शायद 9th में पढ़ा हो, जब एक गुच्छे में फ्लैजला पाए उसे कहते हैं लोफोट्राइकस, ठीक। लोफो वर्ड आता है हमेशा बेटा बंच के लिए। चलो लोफोडोंट लिखना, देयर आर सर्कुलर कस्प ऑन टीथ, दांत के ऊपर सर्कुलर कस्प पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में एक सवाल PMT को और याद रखना, पूछा गया था कि पूरे एनिमल किंगडम में ज़मीन पर पाया जाने वाला अर्थात टेरेस्ट्रियल सबसे बड़ा एनिमल कौन है, एलिफेंट। पूरे धरती पर
एलिफेंट से बड़ा कोई जानवर नहीं है। आपके मन में आएगा ब्लू व्हेल, बेटा ब्लू व्हेल तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में ना, टेरेस्ट्रियल पूछा था, जो लैंड पे रहता हो। अगर पूरे एनिमल में पूछ ले तो आप बैलनोप्टेरा अर्थात ब्लू व्हेल बोल सकते हो। ध्यान रखना, ये दोनों सवाल बनते हैं। सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल, धरती पर रहने वाला, ज़मीन पर रहने वाला, चलने वाला सबसे बड़ा एलिफेंट। हो गया बेटा। अभी आपने यहाँ कस्पिड लिखा था ना, अब स्टार बना के लिखना कस्पिड। कस्पिड आर फाउंड इन टीथ एंड हार्ट बोथ। ये टर्म दोनों जगह यूज किया जाता है, टीथ एंड हार्ट। हार्ट में होता है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होता है ना वहाँ पे ब्लड को रोकने वाला। यहाँ पे क्या होता है, चबाने वाला होता है। फ़र्क इतना है बेटा। ये तो हमने कर लिया टीथ की क्लासिफिकेशन। अब स्ट्रक्चर के पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन का टीथ, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ठीक, ह्यूमन लिखना, पैराग्राफ चेंज करके आप डायरेक्ट लिखना, हेडिंग नहीं बनाना है, लिखना in human being heterodont, diphyodont and thecodont conditions are found. थीकोडोंट कंडीशंस आर फाउंड। हो गया। चलो अब बेटा आपने लिखा है हेट्रोडोंट, तो उसको पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लिखना इन ह्यूमन 4 टाइप्स ऑफ टीथ। डैश खींच के लिखना, इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलार, चौथा मोलार। हो गया। ये तो बेटा हो गई कंडीशन हेट्रोडोंट कि हमारे ह्यूमन बीइंग में 4 तरह के दांत होते हैं। अब बेटा इनकी संख्या के बाद लिखते हैं। लिखने के पहले बेटा इधर देखना, इधर देखो। अगर हम बात करें चाइल्ड की या बात करें एडल्ट की, तो चाइल्ड के बारे में आपको पता है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ये 4 दांत हो सकते हैं। और एडल्ट में भी वही इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार हो सकते हैं। बेटा आपको पता है कि आप जब बच्चे थे टोटल आपके मुंह में 20 दांत थे। ठीक, इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलार 8, मोलार 8, प्रीमोलार 0। जब बच्चे में पहली बार दांत उगता है तो उसमें प्रीमोलार नहीं होता बेटा, याद रखने वाली बात है। और जब ये दांत गिरते हैं तो एडल्ट में जो हो जाते हैं 8, 4, 8, 12, टोटल कितना हो गए, 32 हो गए। लेकिन बेटा जो आप लोग बैठे हो, आपके मुंह में कितना दांत है? 32, 28, 28 और 30। नहीं, कई बच्चे तो सोच रहे हैं कि अच्छा दांत हाँ है। चलो बेटा देखते हैं। बेटा देखो बीच में मैंने गैप छोड़ रखा है, ये मैंने आप ही के लिए छोड़ रखा है। जो 17 साल से छोटे हैं, 17 साल से छोटे हैं, दांत गिरा होगा लेकिन अभी आपकी उम्र 17 साल नहीं हुई है, तो आप में दांत की संख्या होगी 28। पता क्यों? क्योंकि इंसीजर जब गिरा तो 8 निकल गया, कैनाइन गिरा 4 निकल गया, जब मोलार गिरा तो उसकी जगह पर 8 प्रीमोलार निकल गए।
और उसके पीछे उसकी जगह पे मोलार की जगह पे प्रीमोलार निकल गए और उसके पीछे क्या हुए 8 मोलार निकल गए। बिल्कुल सही है हम लोग। टोटल कितने हो गए 28। अब जब आपकी उम्र 17 साल हो जाएगी या उसी के आसपास, आपको ये थर्ड वाले मोलर निकलना शुरू करेंगे। विजडम टीथ 1 2 3 4, 28 4 32 आ जाएंगे ना। अभी आपके माउथ में 32 नहीं, समझ गए ना। अब कहोगे सर ये मोलर की जगह पे प्री मोलर की जगह पे ये नहीं समझ में आया। मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो। ये मान लो बच्चे का जबड़ा है, ठीक। यहाँ पे उसको 1 2 3 4 इंसीजर है नीचे वाले जबड़े पे या ऊपर वाले जबड़े पे, और नुकीले दांत 2 हैं कैनाइन। उसके बाद बेटा इसकी जगह पे इसको उगता है मोलार, इंसीजर कैनाइन एंड मोलार। अब इस बच्चे का दांत गिरेगा, उखड़ेगा। बच्चों के जब दांत टूटते हैं ना तो बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। घर वाले बता देते हैं दांत यहाँ रख दो, परी ले जाएगी, दूसरा दांत आएगा। मेरा बेटा तो दांत को उसको नानी ने पता नहीं किया, तो तकिए के नीचे रख के सो रहा था और उसकी नानी को आइडिया हो गया गड़बड़ है, परी पूरी वाला केस है। तो उन्होंने रात को हटा दिया, हटा के लगी फेंक आई। फिर सुबह उठ के खुश होकर सबको बता रहा है नानी मेरे दांत तो परी ले गई। तो बच्चों में होता है बड़ा सा, ये घर वाले क्रिएट कर देते ना। तो बेटा ध्यान देना, इंसीजर की जगह पे ये इंसीजर आ जाएंगे आपके, कैनाइन की जगह पे कैनाइन आ जाएंगी। लेकिन जो मोलार है ना बेटा, इस मोलार की जगह पे आपके पास प्री मोलार आएंगे। अब उसके पीछे 2 मोलार आ जाएंगे, 2 2। ये आपके दांत हो गए। अब देखना 4 1 1 2 2 2 2 जोड़ लो, कितने हो गए 4 1 5 4 9 10 4 14 14 एक जबड़े में, दूसरे जबड़े में 14, कितने हो गए 28। अब बेटा जब आप 17 साल के हो गए तो एक अक्ल जाड़ आएगी। इसका नाम अक्ल जाड़ क्यों है, विजडम टीथ क्यों है? हाँ 17 साल के बाद आती है। तो उसे 17 साल के बाद आने से अक्ल से क्या लेना देना है? कि उसके आने से अक्ल आ जाती है, हैं? कि अक्ल आने के बाद आती है, अक्ल फिर आती है। अच्छा, ये बेटा आप देखो, इसमें हो गया 15, यहाँ हो जाएगा 16। ऐसे ऊपर वाले जबड़े में भी होगा तो 16 16 कितना हो जाएगा 32। इस बात को याद रखना है कि अब कमाल की बात यह है कि यहाँ से एक सवाल बनता है, बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंट होता है? आप कहोगे प्रीमोलार, ठीक। लेकिन जब डेंटल फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर जाते हैं हम लोग। वो गलती मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको टेबल को बना लो, इसे मत बनाना ये वाला। ये भी कई बार सवाल बना था कि कौन सा दांत अपनी जगह पे नहीं उगता। नहीं बेटा, जगह तो मोलर की थी, मोलर अपनी जगह छोड़, प्री मोलर तो पहली बार आ रहा है। यहाँ पर भी तो कंसेप्ट है, बच्चे ही सोचते प्री मोलर भी तो अपनी जगह नहीं, लेकिन बेटा वो तो पहली बार आ रहा है ना, उसकी कौन सी जगह है? फटाफट कॉपी करो आप लोग।
यहाँ पे केनाइन हुआ, मोलार होगा। अब ये दांत गिरेंगे, ठीक। गिरने के बाद आप देखना इस क्या होगा कि मोलार पीछे होंगे, प्रीमोलार आगे, इस मोलार की जगह पे उगेंगे। प्रीमोलार ने मोलार को रिप्लेस किया है, इसकी जगह पे खुद आ गया। देखो आप ऐसे सोचो, ये मोलार ने अपनी जगह चेंज कर दी, मोलार ने जगह चेंज नहीं कर दी, उसकी जगह पे दूसरा आ गया, प्रीमोलार आया, तो इसलिए वो पीछे चला गया। ये सवाल कुछ ऐसे ही बनते हैं, हो गया। इसको हटाएं। तो बेटा एक छोटी स्टडी बनाना, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला सवाल है कि डेंटल फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले डिफाइन करना है डेंटल फार्मूले को। क्या होता है डेंटल फार्मूला? कभी 10th में किया होगा डेंटल फार्मूला है? उसको उसकी डेफिनेशन पता है? अच्छा, पूरे 16 दांत ऊपर लिखेंगे, 16 नीचे लिखेंगे? नहीं बेटा सुनो, डेंटल फार्मूला, डेंटल नहीं बेटा, ये तो आप सोच रहे हो, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ बेटा आपका नाम क्या है, तो आपको अपना नाम बताना पड़ता है। अगर आपको हो, अगर कोई पूछे आपका नाम क्या है, आपको वो जो राइट साइड में कोने मकान दिख रहा है ना, मैं उधर से निकल के आता हूँ। वैसे हमारे मामा तो विधायक हैं, पापा भी बड़े थानेदार हैं, लेकिन अभी तक आपने नाम नहीं बताया, तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि भाई तो धमकी दे रहे हैं कि मामा विधायक है, पापा थानेदार है, नाम ना पूछो गलती से। तो सही है ना? तो बेटा पूछा जा रहा है डेफिनेशन क्या है। आपने जो बताया ना उनको अलग अलग डिफाइन करना, बात तो सही भी हो सकती है, सारी बातें सही हैं, लेकिन नाम तो बताना है। तो आपको बेटा ध्यान देना, डेफिनेशन बतानी है। तो आपको सीधे सीधे बताओ, डेंटल फार्मूला रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ जॉ, अपर हाफ में और लोअर हाफ में, ये तो लिखते हैं ना। ये होता है डेंटल फार्मूला, लिख लो इसे। बेटा देखो रटना कुछ भी नहीं है, सब ब्रेन में मैप। मैं लिखवा रहा हूँ, लिखना। डेंटल फार्मूला रिप्रेजेंट्स numbers and arrangement of teeth, कहीं कहीं लिखा रहता है अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस, बात वही है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ जो। हर आधे जबड़े में दांत के नंबर और अरेंजमेंट या सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है डेंटल फार्मूला। कई बच्चे सोचते हैं फ्रैक्शन में लिखा है, वैल्यू काट दो तो बेटा एक आ जाएगा। काटना नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर होता है उतना नीचे होता है इंसान के केस में, बाकियों में बदल भी जाता है। इधर देखना बट अगर हम डेंटल फार्मूला की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड की। अगर हम चाइल्ड के डेंटल फार्मूला की बात करें, जो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है, इसे हम लोग मिल्क टीथ का भी डेंटल फार्मूला कहते हैं। किसका कहते हैं? मिल्क टीथ। इसे हम लोग डेसिडुअस भी कहते हैं। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? टेम्पोरेरी, जो गिर जाए, ये गिरता है ना, इसलिए इसे मिल्क टीथ, टेम्पोरेरी, डेसिडुअस, चिल्ड्रन का, चाइल्ड का, कुछ भी बोलते हैं। ध्यान देना, चाइल्ड में आपने क्या देखा? इंसीजर है हमारे पास, कैनाइन है एंड मोलार है। इंसीजर है, कैनाइन एंड मोलार है, प्री मोलार नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा था इंसीजर कितना था? 8, 4 नीचे 4 ऊपर, तो 4 का आधा 2, 1 2, 1 2 1 2 हो जाता है। लेकिन अगर बेटा इसको मैं लिखूँ इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार एंड मोलार, तो क्या करोगे? 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2। लेकिन जब आपने, अभी लिखना मत बेटा क्योंकि अभी इसमें से हटाऊंगा मैं, अगर अभी जब आपने ये बनाया था जबड़ा, आपने यहाँ इंसीजर बनाया था, यहाँ कैनाइन बनाया था,
क्या मोलर और कैनाइन के बीच में आपने गैप छोड़ा था? नहीं, जहाँ पे मोलर उगा था। सही तरीके से बच्चों का डेंटल फार्मूला ये है, जब हम ऐसा जीरो कहीं रिप्रेजेंट करते हैं बेटा तो शो करता है गैप, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टमा। ये पीएमटी का सवाल है। गाइड में दोनों लिख देते हैं, बट एक्चुअल अगर हम कहें तो सही फार्मूला ये है बच्चों का। गाइड में स्लैश लगा के लिख देते हैं, उनका क्या जाता है? टीचर और बच्चे माथा फोड़े ना अगर एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा तो, उनको जाता क्या है। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर इस सीक्वेंस में पूछे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, वरना सही बेटा यही है। और दोनों केस में देखना 2 2 4 1 5, 5 आधे में, 5 आधे में, 2 करो, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कितने दांत हो गए? 20।